हेलो दोस्तों, दिन भर तो स्वागत है। मैं विनोद कुमार सिंह। दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इतने ही नहीं तंदुरुस्त होंगे जी। तो मेरे दोस्त आज लेते हैं भाई साइंस का टॉप हेवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हाँ, ऑब्जेक्टिव में करना होगा, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट, सीधे टीच आउट। भाई एकदम टॉप हेवी है, जो परीक्षा हॉल में पूछा जाएगा वही पढ़ाया जाएगा। मेरे दोस्त मैंने इतना ही नहीं भाई, मैथ का भाई टोटल लेसन का ऑब्जेक्टिव करवा दिया है भाई। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिले जाते, आप तो देखने की जरूरत है, या मेरा पुराने स्टूडेंट है तो आप तो मालूम ही होगा कि हर एक साल तो भांति इस साल भी। मेरे दोस्त चलिए देखते हैं आज के फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को, जो एकदम इंपोर्टेंट है। आप चलिए तो मेरे दोस्त आज भाई प्रकाश का प्रवर्तन के भाई टॉप भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बता रहे हैं भाई, जो ऑलरेडी आप लोग देख पा रहे हैं। हाँ जी, प्रकाश के परावर्तन भाई जो बार बार पूछे जाते हैं। देखिए ना, देखिए 2012 से लेते भाई 2024 तक पूछा गया है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। ये भूलने वाला बात है। प्रकाश के परिवर्तन के मात्र 2 नियम होता है मेरा शेर, आपको याद होगा। हाँ, नो डाउट करते होंगे, सीधे टीच आउट करते होंगे। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है मेरा शेर, इसलिए भाई ऐसे ही प्रश्न सिर्फ कराया जाएगा जो परीक्षा हॉल में बार बार पूछे जाते हैं मेरा शेर। इसलिए भाई इस वीडियो को देखने की जरूरत है, वीडियो को लाइक करने की जरूरत है और चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो आप तो मालूम नहीं है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है मेरा दोस्त? काल्पनिक होता है भाई। हाँ, दर्पण में आप जाते हैं समतल दर्पण के सामने, तो आपका दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। इसका मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, आपको तो मालूम ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जा भाई काल्पनिक प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर बी। नो डाउट करना होगा, सीधे टेक आउट करना होगा। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न है भाई, क्या गुरुजी प्रकाश तरंग का उदाहरण है? भाई प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? तो आपको मालूम है कि विद्युतीय, हाँ विद्युतीय चुंबकीय तरंग। भाई प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है भाई? विद्युतीय, हाँ चुंबकीय तरंग है। चले मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रवर्तन के नियम के से निर्धारित होता है। तो आपको मालूम हो जाती प्रवर्तन के नियम कहता है कि भाई आपतन तोड़ जया प्रवर्तन तोड़ जया था भाई बराबर होता है, ठीक है, या आपतन तोड़ प्रवर्तन तोड़ते बराबर होता है। चले मेरे दोस्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आते हैं भाई परीक्षा हॉल में, नो डाउट करना होता है, सीधे टिक आउट करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, यह भी बहुत बार पूछा गया है भाई। देखिए 17 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है भाई, पूछा जाएगा भी। ऐसे ही प्रश्न पूछा ही जाता है। प्रकाश की किरणें दमन करती है भाई। प्रकाश की किरणें दमन करती है क्या? सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें दमन करती है भाई सीधी रेखा में। आप तो याद होगा, याद नहीं है तो भाई याद कर लीजिएगा मेरा शेर। हाँ, याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरा दोस्त? नेक्स्ट प्रश्न है कि दर्पण के सामने किसी भी, हाँ दूरी पर किसी स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण है। तो भाई दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण है। तो केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल। तो मेरे दोस्त हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? समतल तथा उत्तल। हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि समतल दर्पण में भी भाई सीधा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है गुरु जी, देखने जरूरत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। तो भाई प्रकाश किरण जब समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होगी तो भाई क्या होगा? परिवर्तन कोण का मान होगा। तो भाई परिवर्तन कोण का मान वहां पे शून्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं प्रवर्तन के नियम के अनुसार कि आपतन कोण की जया प्रवर्तन कोण की जया के बराबर होता है, मतलब आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न भाई फिर 1 नंबर वास्तविक प्रश्न है, जो गोलीय दर्पण से लिया गया है। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरा दोस्त, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है जी, तो इसलिए भाई देखने की जरूरत है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है? देखिए मेरे दोस्त 11 से लेके 31 तक भाई पूछा गया है। 24 में 25 में भाई पूछ सकता है, 24 तक या 25 में पूछ सकता है भाई, पूछेगा ही। तो दाढ़ी बनाने के लिए भाई अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हाँ, नो डाउट किया जाता है, सीधे टिक आउट किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि भाई अवतल दर्पण वस्तु से भाई बड़ा प्रतिबिंब बनाता है भाई, छोटे छोटे तेज तो भी दर्पण में देखा जाएगा, इसलिए। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न भाई 2 नंबर प्रश्न भाई है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया,
वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए भाई, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए मेरा दोस्त, तो आप तो भाई मैं बता दूं दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। भाई ये तो भाई नियम आप तो याद ही करना होगा, आप तो याद होगा तो अच्छी बात है। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है, लिए दर्पण का फोत्सांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है, तो भाई r=2f। भाई क्या है r=2f। भाई इस तो आप 1/4 भी तरा सकते हैं, r/2 भी तर सकते हैं, r=2 में f हो जाएगा। यह भी होता है जो आप तो पहले से मालूम है, अच्छी बात है, ठीक है। f=r/2 भी होता है, और क्या होता है गुरु जी, और क्या होता है, तो भाई r=2f भी होता है। चलिए मेरे दोस्त, हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नो डाउट हो जाए, सीधे टिक आउट हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है भाई, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है क्या है भाई, काल्पनिक प्रतिबिंब भाई सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है भाई, सीधा होता है। चलिए मेरे दोस्त अब तो यादें हो जाती, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा ही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हजामत के लिए 30 दर्पण का उपयोग होता है। अभी मैंने बताया था जी दाढ़ी बनाने के लिए 30 दर्पण का उपयोग होता है, दाढ़ी बनाई है इसका मतलब हजामती दर्पण। भाई अवतल दर्पण, नो डाउट, सीधे टिक आउट भाई, इसका राइट आंसर अवतल दर्पण। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जी, 6 नंबर। हाँ प्रश्न नंबर 6 आंसर उतारेंगे फिक्स, और नो डाउट करना होगा, सीधे टिक आउट करना होगा। तहरा एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोजता तो मापने की जरूरत है। भाई क्या मापने की जरूरत है, तो दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी। अच्छा तो भाई दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी भी मापने की जरूरत होती है, और क्या होती है मेरा दोस्त, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी की भी मापने की जरूरत होती है। तो भाई दोनों हो जाएगा, हाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों, और नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। ये पूछने वाला बात है भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, दंत विशेषज्ञ 30 दर्पण का उपयोग मरीज के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए किया करता है। भाई दंत विशेषज्ञ, भाई आप तो मालूम है कि मुंह खोलवाते हैं, भाई दंत विशेषज्ञ दांत तो देखेंगे। भाई क्या देखेंगे, बड़ा करके देखेंगे। इसका मतलब बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो अवतल दर्पण बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा भाई अवतल दर्पण। अभी तो मैंने बताया था अवतल दर्पण, जैसे भाई दाढ़ी बनाने के लिए भाई अवतल दर्पण, दंत विशेषज्ञ भाई अवतल दर्पण। चले मेरे दोस्त, हाँ चलिए नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। भाई 8 नंबर प्रश्न जैसे आप देख पा रहे हैं, क्या कि यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस बिंब की प्रकृति क्या होगी, तो भाई वास्तविक और उल्टा होगा। 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। ये गुरु जी ये पूछने वाला बात है, ये तो पहले से मुझे याद है। चलिए मेरा दोस्त बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत भाई इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, इसे रट जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो भाई वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो मैंने तो अभी तो बताया था कि वक्रता त्रिज्या जब 32 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। भाई ऐसे प्रश्न भाई अभी मैंने संबंध वाला क्वेश्चन करवाया तो आपको बताया कि भाई फोकस दूरी का आधा, वक्रता त्रिज्या का आधी होती है भाई फोकस दूरी, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका आधा कर दीजिए, 32 का आधा हो जाएगा 16, नो डाउट, सीधे टिक आउट, ऑप्शन नंबर सी। चले मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नई हाँ तारतीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है भाई। तो नए तारतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार भाई क्या ली जाती है भाई, हाँ बिंब की दूरी ली जाती है भाई। हाँ धनात्मक ऋणात्मक, कौन सा ऑप्शन होगा गुरु जी, यही तो बात है। हाँ मैंने तो अभी बताया कि क्या ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न, जिस 30 दर्पण का उपयोग पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। भाई तो पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है भाई उत्तल दर्पण का उपयोग, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है, वस्तु से आकार से भाई छोटा प्रतिबिंब बनाता है और भाई साफ सुथरा प्रतिबिंब बनाता है। जैसे आप लोग देखे हैं साइड मिरर के रूप में, दाढ़ी के पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में या साइड मिरर के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से 30 दर्पण की फोकस दूरी हाँ धनात्मक होती है भाई। तो 30 दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो भाई उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो हमारा 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। चलिए मेरा दोस्त, हाँ अदर
कह देती 30 दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो भाई अवतल दर्पण याद रखिएगा। दोनों क्वेश्चन भाई पूछा हुआ प्रश्न है भाई, पेपर में पूछा जा ही जाता है। चलिए मेरा दोस्त 19 में पूछा है तो 24 में ही पूछ दे, इसलिए भाई ध्यान रखना। 13 नंबर सवाल है 30 तार के अद्रदीप में, भाई तीसी तार के अद्रदीप में, यहाँ पे 30 तार दिया है, तीसी तार के अद्रदीप में, अद्रदीप मतलब आगे वाला, जहाँ पे दीपक जैसे बत्ती समझ लीजिए, आधे बत्ती लगा रहता है ना जी, उसमें अद्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्न में से कौन सा है? तो भाई अवतल दर्पण होता है। देखो तार के अद्रदीप में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, पास सदृश दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण होता है। भाई ध्यान रखना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण जी, ठीक है। चले मेरे दोस्त ठीक ही हो जा। चले 14 नंबर प्रश्न है कि दर्पण सूत्र है, भाई दर्पण सूत्र कौन सा है? तो 1/v + 1/u = 1/f होता है। भाई दर्पण सूत्र यही है, भाई याद कर लेना दी। देखो भाई 2020 में पूछा है, 31 में पूछा है, 23 में पूछा है, 24 में नहीं पूछा है, भाई 25 में पूछने का चांस है, पूछ भी सकता है, इसलिए मेरा दोस्त याद कर लेना जी। चलिए हाँ 15 नंबर सवाल, 15 नंबर कह रहा है अवतल दर्पण के सामने वस्तु तो कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। भाई जैसे आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं 15 का राइट आंसर क्या होगा दूर जी? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा हाँ ऑप्शन नंबर सी। अरे भाई कहाँ जा रहा है जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या दूर जी? वक्रता केंद्र पे। भाई आपको नियम याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भाई याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भाई समतल दर्पण की फोकस दूरी होती, समतल दर्पण की फोकस दूरी भाई क्या होती है? तो भाई समतल दर्पण की फोकस दूरी भाई क्या बोले हम, अनंत होता है। क्या बोले भाई? अनंत, याद कर लेना है मेरा दोस्त। समतल दर्पण की जो प्रकाश की किरण होती है एक दूसरे से समानांतर होता है भाई, मिलवे नहीं करता है। तो जब मिलेगा तब ना, मिलवे नहीं करता है भाई, तो इसका फोकस दूरी अनंत हो जाएगा भाई। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न। चलिए उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है वो होता है भाई क्या होता है? यही तो सवाल है। चलिए मेरे दोस्त तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई क्या? हाँ राइट आंसर हो जाएगा सीधा एवं हासित। अब हासित का मतलब क्या होता है गुरुजी? की हासित नहीं देता है तो मतलब सीधा तथा वस्तु से छोटा, ठीक है। हासित का मतलब होता है छोटा, तो राइट आंसर हो जाएगा सीधा सतह हासित, ऑप्शन नंबर सी नो डाउट हो जाएगा, सीधे टिक आउट हो जाएगा। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न है दोलीय दर्पण परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो भाई इसका भाई द्वारक कहलाता है। कहीं है क्या द्वारक? दोलीय दर्पण के द्वारक, हाँ ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द्वारक कहलाता है, क्योंकि इस तरह से होता है, उसी पे तो आज प्रकाश पड़ेगा। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न। 30 दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। 30 दर्पण में दूर का भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनाता है भाई। तो समतल दर्पण बनाता है और उत्तल दर्पण बनाता है, आप तो मालूम है, क्योंकि आप सामने जाते हैं शीशा के सामने तो भाई सीधा ही तो बनाता है। तो 19 का हे प्रभु 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चले मेरे दोस्त 20 नंबर, हाँ अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो मैंने अभी बताया था उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी भाई ऋणात्मक होती है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर जी? 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ऋणात्मक, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। देख लो भाई 2022 में पूछा है, ये तो 2019 में पूछा था, 22 में पूछ दिया भाई। 24-25 में 24 तो बात हटाओ भाई, 25 में पूछने के चांस है, पूछेगा ही। चलिए 30 दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है भाई। 30 दर्पण में अभी मैंने बताया था कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है भाई उत्तल दर्पण, भाई याद कर लेना जी उत्तल दर्पण। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चले मेरा दोस्त ये दोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह दोलीय दर्पण हो जाए तो भाई कौन सा हो जाए? भाई प्लस में है तो उत्तल हो जाए, माइनस में रहता तो अवतल हो जाता। चले मेरा दोस्त हाँ 22 का राइट आंसर भाई उत्तल, हाँ 22 का राइट आंसर उत्तल, नो डाउट, और सीधे टिक आउट। चले मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, एक समतल दर्पण द्वारा भाई बना प्रतिबिंब कैसा होता है भाई? तो समतल दर्पण भाई काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है मेरा शेर? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर बी होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। 24 नंबर अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु तो कहाँ रखा जाता है? भाई कहाँ रखा जाता है भाई? 24 का राइट आंसर क्या होगा जी? चलिए मेरा दोस्त राइट आंसर हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच,
फोकस और ध्रुव के बीच, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आते हैं भाई परीक्षा हॉल में, नो डाउट, सीधे टी डाउट। 25 नंबर, हाँ, 30 दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। भाई चिन्ह परिपाटी के अनुसार 30 दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक मानी जाती है। 25 का सर राइट आंसर क्या होगा? तो भाई अवतल दर्पण, भाई अभी मैंने बताया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न, हाँ 26 नंबर, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो प्रवर्तित किरण पुंज होता। भाई प्रवर्तित किरण पुंज होता। 26 का राइट आंसर क्या होगा? भाई 26 का राइट आंसर क्या होगा? तो 26 का राइट आंसर भाई अभिसारी होगा। क्या होगा? अभिसारी होगा। चलिए मेरा दोस्त ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। भाई किसी भी समतल दर्पण का आवर्धन होता है तो भाई समतल दर्पण का आवर्धन होता है 1+। क्या होता है भाई? 1+। याद है ना? 1+, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आते हैं भाई परीक्षा हॉल में। भाई चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भाई 1+ का मतलब हुआ, या प्लस, सॉरी 1+ नहीं, +1 का मतलब हुआ भाई वस्तु के बराबर। ठीक है, चलिए 28 नंबर, निम्न में से 30 दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। आभासी है या काल्पनिक है, बात इतनी है। तो भाई समतल दर्पण, भाई अब तो मालूम है कि समतल दर्पण क्या बनाता है भाई? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण क्या बनाता है भाई? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है कंडीशन के अनुसार। अवतल दर्पण भी क्या बनाता है भाई? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाँ, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। चले मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से सभी दूरियां मापी जाती है। भाई ध्रुव से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? ध्रुव से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नो डाउट हो जाए, सीधे टी डाउट हो जाए। कह रहा है भाई 30 नंबर प्रश्न कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो आप तो अभी तो बताए थे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच का संबंध। हाँ जी, क्या बताए थे? नहीं मालूम है कि भाई फोकस दूरी जब दिया है 20 सेंटीमीटर तो वक्रता त्रिज्या होगा तो आर इक्वल टू क्या होता है? 2f होता है। तो भाई दुगुना कर दीजिए तो 20 दूना 40 हो जाएगा, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा, 40 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे ही भाई आप बना सकते हैं। चलिए 31 नंबर प्रश्न, आंख नाक गला के चिकित्सीय द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली दर्पण है। तो भाई आंख तो देखने के लिए भाई तो आंख तो बड़ा ही तरते देखा जाएगा। ठीक है, नाक भी, नाक के छिद्र के अंदर क्या क्या है, क्या हुआ है, इसको बड़ा करते मत, चिकित्सीय समझिए, चिकित्सा में भाई दला के भी अंदर थे भाई छोटे, हाँ चीज तो बड़ा करते देखने के लिए, तो भाई कौन बनाना है बड़ा प्रतिबिंब? तो अवतल दर्पण। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अभी मैंने बताया था ऑप्शन नंबर बी होगा, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। उत्तल दर्पण में आवर्धन का हाँ महत्तम मान होता है भाई। तो उत्तल दर्पण में आप तो जानते हैं आप तो उत्तल दर्पण क्या होता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण तो उससे बराबर प्रतिबिंब बना रहा था। समतल दर्पण में क्या होता है? +1 होता है, तो उससे छोटा ही बनाएगा, तो सबसे छोटा बनाता है प्रतिबिंब, तो इसका मतलब 1/2 हो जाएगा। राइट आंसर नो डाउट हो जाएगा, सीधे टी डाउट हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्त 33 नंबर प्रश्न, यदि अवतल दर्पण का निचला भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब हाँ कम तीव्र बनेगा। भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कम तीव्र बनेगा, नो डाउट हो जाए, सीधे टी डाउट हो जाए। भाई समय तो ध्यान में रखते हुए। चलिए 34 नंबर, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगी यदि वस्तु की दूरी का मान है। तो भाई वस्तु की दूरी के मान क्या होनी चाहिए? तो भाई 10 से कम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर भाई सी हो जाएगा। कितना नंबर था भाई? 34 था। हाँ 34 तथा हो जाएगा, सी हो जाएगा। हाँ नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। चलिए मेरा दोस्त 35 नंबर सवाल कह रहा है, छोटा कर दे इस तो, फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान हाँ क्या होता है? फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर तो भाई क्या होता है? दूरी घटता है कि बढ़ता है? घटता है कि बढ़ता है? तो भाई बढ़ता है। क्या होता है भाई? बढ़ता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आता है भाई परीक्षा हॉल में। नेक्स्ट प्रश्न जी, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा तथा बढ़ता जा रहा है। भाई बढ़ते जा रहा है सीधा, अभी तो मैंने बताया कि इसका मतलब फोकस से ध्रुव की ओर जा रहा होगा।
ठीक है। तो चीटी की जाति वही ध्रुव की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर। अभी जैसे ऑप्शन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन तो ही घुमा के पूछ दिया जाए भाई 2024 में। तो 24 में दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन भाई 24 में। तो भाई क्या होगा, फोकस से ध्रुव की ओर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा भाई ऑप्शन नंबर बी। हाँ चले मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न भाई। तो आज के लिए इतना ही। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने बताया है भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो तो लाइक करना है। और किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम रजन परेशानी है तो भाई किस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उस चैप्टर का भाई सॉल्यूशन जरूर करवाऊंगा, मैथ हो साइंस हो भाई। मैथ मैंने पूरा भाई लेसन हाँ पढ़ा दिया, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करा दिया है, नो डाउट सीधे टी डाउट भाई। सब्जेक्टिव भी मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा, साइंस का भी और हाँ मैथ का भी टॉप भी आई। तो इसलिए भाई चैनल सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो तो लाइक करना होगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना होगा। फिर मिलते हैं तो नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।